सिमरन की नई नई शादी होती है। वो सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन तभी वो रसोई में देखती है कि उसकी सास अनीता ने पूरा नाश्ता बना दिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, आपने क्यों खाना बना दिया? मैं आ तो रही थी बनाने। शादी ब्याह की रस्मों में वैसे ही तो बहुत थक गई होगी ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। और वैसे भी हम दोनों सास बहू में तू बनाए मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। बनाना तो हमें ही है, तो आज मैंने बना दिया, कल तू बना दियो, कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अब मैं इस घर की बहू हूँ और मैं आ गई हूँ घर में, तो अब से मैं ही खाना बनाया करूँगी। अरे बहू, तब तो तू गलत बोल रही है। तू घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मेरी बेटी कभी कभी आराम भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त रसोई में घुसी रहे। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, इसलिए तू भी ये सब सोच अपने दिमाग से निकाल दे, और तुझे जो ठीक लगे तू वही कर बहू। नई नई बहू आई है तभी दिखावा कर रही है अच्छी सास बनने का, वरना मैं भी जानती हूँ ये सारी सास एक जैसी होती है, अपनी बहू पर हुक्म चलाने वाली और उन्हें दबा कर रखने वाली। अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया है, अब बस बाहर जाकर तू खाना लगा दे, और आज वहीं पर बैठकर तू भी खाना खाना सबके साथ। नहीं नहीं माँ जी, आप सब खाना खा लीजिए और आप जाइए, मैं खाना लगा दूंगी। आप सब खाना खा लेंगे, बाद में मैं खाना खाकर बर्तन भी धो दूंगी, ठीक है? अरे बहू, इतने सारे बर्तन तू अकेले कैसे धोएगी? मुझे बुला ले, मैं भी तेरी मदद कर दूंगी। दोनों धोएंगे ना तो साथ में मिलकर जल्दी काम हो जाएगा। फिर बाद में बैठकर हम दोनों बातें करेंगे। क्या सही कह रही हूँ ना मैं? माँ जी, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही कर रही हो आप? अरे 4 दिन बाद अपना असली रूप दिखाकर रहोगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप अभी अपना असली और सास वाला रूप दिखाई दो। सास वाला रूप? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? मैं ऐसी हूँ और सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ। अगर तुझे लग रहा है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे साथ ही रहेगी और तुझे पता चल जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। अनीता इतना बोलकर खाना बाहर लगाने लगती है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सिमरन को यही लगता है कि उसकी सास दिखावा कर रही है। अनीता फिर भी बिना कुछ सोचे समझे बहू के कामों में मदद करवा देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सिमरन अपने कमरे में अपने पति विवेक से बहुत जोर जोर से लड़ रही होती है और उन दोनों की आवाज बाहर जा रही थी। सिमरन विवेक से कहती है, सच में विवेक, तुम ना हद कर रहे हो। अरे तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो, ये तो गलत है ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे बात करूंगी? अरे हद तो तुम कर रही हो सिमरन। मैंने जब बोल दिया कि यही होगा तो तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें अपनी बात रखना जरूरी है क्या? और मैंने कौन सी गलत बात की है? मैं भी तो सही कह रहा हूँ ना कि तुम भी बिना बात के तमाशा खड़ा कर रही हो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीता वहां आ जाती है। अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर तक आ रही है और आवाज सुनकर मुझे आना पड़ा। अरे क्या हो गया? इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? माँ बाप ही सिमरन को समझाओ। अरे सिमरन को लगता है कि मैं उसे कहीं घूमने लेकर नहीं जाता। आपको तो पता है ना मुझे कितने काम होते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। मैं कैसे करूं? सिमरन गुस्सा हो रही है, अब मैं क्या कहूं बताओ तो। ये सही है विवेक, माँ जी को बुला लिया ताकि वो तुम्हारी तरफ ले। और मुझे पता है ना, शादी के बाद आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए, पिक्चर तक नहीं दिखाई, और अब आप बोल रहे हो कि मैं समझू? नहीं समझ सकती मैं ये सब। देख रही हो ना माँ, कैसे सिमरन बहस कर रही है इतनी सी बात को लेकर। और मुझे भी काम रहता है, मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना करता हूँ। और अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी ही पगार कटेगी। अब ये सारी बात सिमरन नहीं समझेगी तो मैं क्या करूं? हाँ तो बहू क्यों समझे? अरे गलती तेरी है, शादी को इतना समय हो गया और अब तक तो बहू को कहीं बाहर खाना खिलाने तक नहीं लेकर गया। वो क्या कहते हैं, तुम लोग वर्क लाइफ बैलेंस कर लो, वो तू करता नहीं। बहू बेचारी यहाँ पर घर में बोर होती रहती है और आज तक तूने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं कह रही हूँ आज के आज तू टाइम निकाल और बहू को कहीं घुमाने लेकर जा, ठीक है? ये क्या है माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हो। अरे विवेक जी कह रहे हैं कि जब उन्हें काम है तो आप ये बात समझ क्यों नहीं रही? मैं पत्नी होकर समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, और आप हो
कि उनकी माँ नहीं, उनकी सास बनके मेरी ही माँ बनी जा रही हो। अब सिमरन को उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी सास से बात तक करना बंद कर देती है। ये सब अनीता को भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद सिमरन अपने मायके चली जाती है। एक दिन मायके में अपनी माँ के साथ बैठी होती है, तभी उसका बेटा अरुण आता है। माँ, अब आप समझाओ अपनी बहू को, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। आज तक ढंग का खाना नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं बाहर का खा लूंगा तो बोल रही है नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें घर पर ही खाना है। अरे ये भी कोई बात है भला माँ? अरे तो तू उसकी सुन क्यों रहा है? मैं हूं ना, मुझे पता है। मेरा बेटा कुछ भी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे बोल सकती है? घर की बहू है, बहू की तरह रहे। हर चीज में घुसना जरूरी थोड़ी ना है। मैंने भी यही कहा उससे, फिर कहने लगी 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब थी, बाहर का खाओगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी को जाकर बोलती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा वो क्यों कहे, मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ सीधा। अरे तूने बिल्कुल सही कहा। तबीयत तेरी 2 दिन पहले खराब थी ना, अब तो ठीक हो गया है। अब क्यों नहीं खा सकता? जा बेटा, कोई बात नहीं, बहू को बोलने दे, वो तो चिक चिक करती रहेगी, मैं संभाल लूंगी। आई बड़ी घर की चौधरी बनने। जा बेटा जा। मेरे भाई की शादी मुझसे बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, पर फिर भी माँ उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। और मेरी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन आज तक मेरी सास ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। मेरी सास सच में मेरी माँ ही है, मैं ही गलत समझ बैठी। मैं अभी जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। सिमरन तुरंत घर जाती है और अपनी सास को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन सिमरन को उसकी सास कहीं नहीं मिलती। सिमरन अपनी सास के कमरे में जाती है, उसे वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो सामान लेने जिस दुकान जाती है, वहाँ पहुँचकर दुकान वाले भैया से कहती है, अरे भैया, आपने मेरी सास को देखा है क्या? जब से मायके से आई हूँ तब से दिख ही नहीं रही। आपको कुछ पता है कहाँ गई मेरी सास? अरे तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी सास कहाँ गई? वो तो वृद्धाश्रम चली गई। उस दिन आई थी, दुकान से कुछ सामान लिया, बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने पूछ लिया क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? तो बताया कि मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। माँ जी वृद्धाश्रम चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अपनी माँ के घर से ससुराल आई और ससुराल में माँ मिली तो मैंने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। सिमरन को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद सिमरन अपने पति के साथ अपनी सास को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद जब उसे अपनी सासू माँ मिल जाती है तो उनसे माफी मांगती है और बहुत प्यार से उन्हें घर वापस ले आती है। रोहन और सौम्या दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तकरीबन 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रोहन और सौम्या अपने अपने परिवार वालों की रजामंदी और आपसी सहमति के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक तरफ जहां रोहन खुले विचारों वाला व्यक्ति होता है, तो वहीं सौम्या थोड़ी शक्की मिजाज की होती है। शादी के पहले दिन से ही वो सब कुछ अपने नियंत्रण में करने लगती है। घर में कब क्या बनना है, किसे घर में किस तरह रहना चाहिए, इन सब का फैसला अब सौम्या करने लगती है। शादी के कुछ दिन बाद, रोहन, आजकल मैं देख रही हूँ तुम ऑफिस से बहुत लेट आने लगे हो। ऐसा क्या काम करते हो तुम जो घर आने में इतनी देर हो जाती है? अरे सौम्या, ऑफिस में आजकल बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, उन्हें करते करते लेट हो जाता है। देखिए, वो सब मैं नहीं जानती। आज अगर आप 8 बजे तक घर नहीं आए ना, तो फिर आपके घर में एंट्री नहीं होगी। फिर रात को वहीं बैठकर करते रहना सारे काम। रोहन कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसकी माँ सरला वहां आ जाती है और रोहन को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? माँ आप ही समझाइए ना सौम्या को। बोल रही है कि अगर मैं 8 बजे से पहले घर नहीं आया तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। यह तो क्या बोल रही है बहू? रोहन कोई बच्चा थोड़ी ना है जो है इस पर इतनी पाबंदियां लगा रही है। आजकल के समय में पाबंदियां लगाना भी जरूरी होता है मम्मी जी, वरना पति को बदलते देर नहीं लगती। सौम्या की बातों से नाराज होकर रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाते हुए उसे सौम्या की कई बातें याद आती है और वो ऑफिस में भी पूरा समय घड़ी की ओर ही देखता रहता है।
ठीक 7:45 में रोहन अपने ऑफिस से निकल जाता है और 8 बजने से पहले ही घर पहुंच जाता है। रोहन को समय पर घर आता देख सौम्या खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, आज आप समय पर घर पहुंच गए, वरना मैंने तो सोच लिया था कि कल से आपको खाना भी नहीं दूंगी। अब तो समय पर पहुंच गया हूं ना, अब तो दोगी खाना। हाँ हाँ, क्यों चिंता करते हो, अब आप खाना खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे रोज आपको ऐसे ही टाइम पर घर आना होगा। 1 मिनट भी अगर लेट हुआ ना तो घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी और ना ही खाना दूंगी। अच्छा मेरी माँ, आ जाऊंगा टाइम पर घर। अब तो दे दो खाना, बहुत भूख लग रही है। सौम्या किचन में जाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। उसके परिवार में पति और सास के अलावा ससुर और एक ननद भी होती है। वो सभी के लिए खाना परोसते हुए कहती है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने आज सभी के लिए कम तेल और मसालों वाला खाना बनाया है। अब थाली में से एक निवाला खाते ही उसकी ननद दिव्या खाना थूक देती है। भाभी, ये आपने कैसा खाना बनाया है? इसमें ना तो नमक है ना मिर्च। दिव्या, जैसा खाना मिल रहा है ना वैसा ही खाना खाना सीख लो, कल को अपने ससुराल में भी यही सब करना होगा। पर भाभी, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ऐसा खाना। अगर तुमसे नहीं खाया जाएगा तो मत खाओ, अपने ससुराल में दिखाना ये नखरे। मेरे पति की इतनी कमाई नहीं कि तुम सबके नखरे उठा सके। ये तुम क्या बोल रही हो सौम्या? दिव्या मेरी बहन है, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। बहन है तो क्या सर पर नाचेगी तुम्हारे? अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आ रहा तो कल से जिसको जो खाना हो वो खुद बना लेना। बात बिगड़ती देख सौम्या के ससुर राजवर्धन कहते हैं, बहू कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे तो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तू ना रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। ससुर के मुंह से इतने बेस्वाद खाने की भी तारीफ सुनकर सौम्या आश्चर्य में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह दिव्या अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तभी सौम्या उसे टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो दिव्या? भाभी, मैं और कहाँ जाऊंगी, कॉलेज जा रही हूँ। इस तरह कॉलेज कौन जाता है? कपड़े देखे हैं तुमने अपने? रुमाल से भी ज्यादा छोटी है तुम्हारी ड्रेस। तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो या लड़के पटाने? हाँ भाभी, मेरे सारे कपड़े ऐसे ही है और कॉलेज में कोई साड़ी पहनकर थोड़ी ना जाता है। और रही बात लड़के पटाने की, तो आपने भी तो मेरे भाई को पटाकर उनसे शादी की थी, तो क्या आपने भी इतनी छोटी सी ड्रेस पहनी थी, रुमाल जैसी? बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। चल अपने कमरे में जा, तू कहीं नहीं जाएगी। अब से कॉलेज वगैरह सब बंद तेरा। बहुत पर निकला है ना तेरे। दोनों का शोर सुनकर बाकी घर वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, अब इतना हल्ला क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? माँ देखी ना, भाभी बोल रही हैं कि वो इन कपड़ों में मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगी। क्या बहू, क्या खराबी है इन कपड़ों में? माँ, लड़कियों का ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलना ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल का माहौल तो आप जानती ही है ना, चौराहे पर लड़के इंतजार करते हैं कब उन्हें कोई ऐसी लड़की दिखे और वो उससे छेड़खानी कर सके। शादी से पहले तुम भी तो ऐसे ही कपड़े पहना करती थी ना सौम्या, फिर तुम दिव्या को कैसे रोक सकती हो? मेरी बात अलग है, मैंने तो तुमसे प्यार भी किया और फिर शादी भी की, लेकिन क्या भरोसा, अगर कल को दिव्या को किसी से प्यार हो गया और ये उसके साथ भाग गई तो हमारा परिवार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बस बहू, अब बहुत हो गया। जब से तू इस घर में आई है तब से तू हर किसी की लाइफ के फैसले लेने लगी है। पति के टाइम पर आने, फीका खाना बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी दूसरी लड़की, वो भी अपनी छोटी बहन जैसी ननद के लिए ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता बहू। देखिए माँ जी, ये पूरा घर मेरे पति की कमाई पर ही चलता है। ससुर जी तो सारा दिन घर पर ही रहते हैं, इसलिए आप लोगों को अब मेरे इशारों पर ही चलना होगा। अब से जैसा मैं कहूँगी इस घर में ठीक वैसा ही होगा। दिन बीतते चले जाते हैं। अब सब कुछ पूरी तरह सौम्या की मुट्ठी में हो चुका होता है। घर का एक एक सदस्य उसके इशारों पर नाचता। जैसे जैसे पति रोहन का प्रमोशन होता जाता, ठीक वैसे ही सौम्या का अपने पति की कमाई पर घमंड भी बढ़ने लगता। तभी एक दिन अचानक रोहन ऑफिस से मायूस होकर घर लौटता है। क्या हुआ रोहन, आज तुम इतना परेशान क्यों हो? ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी है क्या? सौम्या,
वो दरअसल मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? अब हम क्या करेंगे? इतनी महंगाई में घर का खर्चा पूरा भी नहीं होता, हम उन्हें 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाकर देंगे? उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अगर मैंने उन्हें टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो लोग हमारे घर को सील कर देंगे और मुझे 12 महीने की जेल भी हो सकती है। रोहन की बातें सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में रोहन के पिता उसे ढाढ़स देते हुए कहते हैं, रोहन बेटा, तो परेशान मत हो, 2 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, मेरे अकाउंट में कुछ 10 लाख के करीब पैसे होंगे, मैं कल ही उसे निकाल कर ले आऊँगा। मेरे भी कुछ गहने पड़े हुए हैं, उन्हें बेचकर तुझे 20-25 लाख तक तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी घर में बेकार ही पड़े हुए हैं, कम से कम अब कुछ काम तो आएंगे तेरे। और भाई, मेरे गुल्लक में भी थोड़े बहुत पैसे होंगे, आप उसे भी रख लेना। घर वालों की एक एक बात सौम्या के सीने में तीर की तरह चुभती है। आज उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। पति की कमाई पर जो उसे घमंड था, आज वो सब उसके आंसुओं के साथ बह जाता है। वो सभी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ न जाने कितना बुरा बर्ताव किया, और आप लोग उसके बावजूद भी इतना कुछ कर रहे हैं। अरे ये सब हमारा ही तो परिवार है। रोहन हमारा बेटा है और तू हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर हम लोग तुम्हारे लिए ये नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? मैं कितना गलत सोचती थी आप लोगों के बारे में। पति की कमाई पर मुझे इतना गुमान हो गया था कि उसके आगे मैंने कभी आपको वैल्यू ही नहीं दी, हमेशा आपको जलील किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। सभी घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं और मिलकर मुसीबत का सामना करते हैं। पूरा परिवार जैसे तैसे 2 करोड़ रुपए जमा करता है और रोहन द्वारा कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करता है। कुछ समय बाद रोहन को फिर से एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, लेकिन इस बार सौम्या को अपने पति की कमाई पर कोई अभिमान नहीं होता, क्योंकि अब उसे परिवार की अहमियत समझ आ चुकी होती है। संगीता एक खानदानी और संगीत में घराने की बेटी थी। पढ़ाई के लिए उसके दादा दादी उसके पास के कॉलेज में डालते हैं, जहां उसे मिलता है एक गबरू पंजाबी लड़का विवेक। हाँ, कैसी मस्त सी लड़कियां, काश इससे मेरी शादी हो जाए। संगीता है वो, पता है कितने एलिट खानदान की लड़की है, नाम चलता है इनके दादा दादी का। इसकी माँ तो कहीं की राजकुमारी है ऐसा सुना है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है इसके घर। अरे तो हम कहाँ से गए गुजरे परिवार के हैं? साढ़े भी ट्रक चलता है शहर विच। हाँ फिर क्या, संगीता के पीछे विवेक हाथ धोकर लग जाता है, और फिर वही होता है जो हर कहानी में होता है, हीरोइन को हीरो से प्यार। लेकिन प्यार, अरे भाई यहाँ कहाँ जाकर जिंदगी रुकती है, जिंदगी तो अब शुरू होती है। गुस्ताखी माफ करना माँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, कृपया इजाजत दें। ओ मेरी राजकुमारी, कौन है ये? कहाँ की सल्तनत रही है इन लोगों की? जाना पहचाना नाम तो नहीं लग रहा। कौन है इसके खानदान के लोग? दादा परदादा? माँ वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप सभी को मना ले और हम उनकी कोठी चले जाए तो शायद सब पता चल जाएगा। तो समझ में आया कैसे पर्दे में सारी बातें भी हो गई। शांत लहजा, इज्जतदार और बड़े खानदानी लोग। लेकिन फिर संगीता की दादी, अरे संगीता को लड़का पसंद है तो हम चलेंगे उन लोगों के यहाँ बात करने। संगीता ये सुनकर जोर से खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है, अरे वाह, मजा आ गया। पहली बार संगीता के घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। दादी और माँ एक साथ संगीता की ओर देखते हैं। संगीता, ये क्या? आपको ये किसने और कहाँ सिखाया? बेटा, आप नहीं जानती कि घर में जोर जोर से कौन चिल्लाते हैं? वो कैसे लोग होते हैं जो तेज आवाज में बात करते हैं? संगीता को बचपन की सारी बात याद आ जाती है।
कि शांत रहना कितना जरूरी है। जी हमें माफ करें, गलती हो गई। बेटा, भाषा इंसान की असली पहचान होती है। जिसकी भाषा पर लगाम नहीं वो इंसान नहीं। पर कोई बात नहीं, आगे से ना करना। और विवेक को बोल दीजिए हम कल आएंगे। संगीता की माँ, सारी तैयारी कर लेना। और फिर अगले दिन ढेर सारे लोगों को लेकर संगीता का परिवार विवेक के घर जाता है। विवेक की माँ, जो कि पक्की पंजाबन होती है, और तेरी माँ की आंख, इतने बड़े बड़े थाल में इतना सारा मेवा, फल और मिठाई। अरे वाह विवेक, क्या हाथ मारा है। अरे माँ, कायदे से रह ले, बड़े घर की लड़की है। मेरे प्यार के कारण शादी करने को राजी है। माँ प्लीज मेरी शादी ना तोड़वा देना ऐसी भाषा बोलकर। माँ को विवेक पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तू भाषा का ज्ञान देगा? अरे तुझे बोलना ही तो मैंने सिखाया है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिस घर में जोर से बात भी नहीं की जाती, उस घर की लड़की ऐसे घर में जहां सास बात बात पर गालियां देती है। अरे कैसे मैनेज करेगी? संगीता, ये क्या है बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मैनेज करोगी? ये लोग तो पास बिठाने के लायक भी नहीं हैं। तभी संगीता की सास हाथ में बड़ा सा हार लेकर संगीता के गले में डालती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है कि तू इस घर की रोशनी है मेरी बच्ची। ये बोलकर वो संगीता को चुम लेती है। सभी ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं आपके पति और आपके पुत्र? जी ट्रक चलाते हैं। अब नहीं वो आंटी, माँ वो पुरानी बात कर रही है। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। विवेक ट्रैवल्स है ना, वो हमारा ही है। तभी विवेक के पिताजी भी आ जाते हैं। पता है लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि वक्त पर आ जाए। बहन जी बस करिए, मैं थोड़ी देर अगर यहाँ और रुकी तो लगता है कि कान से खून आ जाएगा। अब माफ़ करिए, वो क्या है ना, मेरी बीवी बचपन से ही थोड़ी गाली गलौज देती है। हमने भी आदत नहीं छुड़वाई। वो क्या है ना, प्यारी है हमारी। अरे प्यारी व्यारी कोई ना हो, वो क्या है ना, जब से शादी हुई है तब से ये तरक्की कर रहा है। हाँ ये भी है। फिर पिता संगीता की ओर देखते हैं और कितनी प्यारी बिटिया है। हम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई जो ये हमारे घर की बहू बनेगी। संगीता की माँ को विवेक के माँ पिता का व्यवहार अच्छा लगता है और वो संगीता की शादी के लिए मान जाती हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अरे चाय ले लो, सोते ही रहोगे क्या तुम लोग? खोलो कमरा। संगीता सास की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो दरवाजा खोलती है, जहाँ सास उसे रोता हुआ देखकर, और क्या हुआ मेरी बहू को? अरे बेटा क्या हुआ? विवेक तू नहीं कुछ बोला होगा पुत्र। पति को जोर जोर से डांट खाता देख संगीता और जोर से रोने लगती है। हाय रे, क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया बहू? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ तूने ही तो कहा है। माँ को कौन तू कहता है? आप बोलिए ना। अरे देख देख, तेरी बीवी कितनी संस्कारी है, और एक तू न जाने किस खानदान का है। संगीता पति को क्या सिखाती जब सास ऐसी भाषा में बात कर रही हो। सास तो चली जाती है, लेकिन संगीता विवेक को देखने लगती है। अब वो क्या है ना कि माँ बचपन से ही। आप माँ जी को क्यों नहीं समझाती कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया करे? देखो, जो तू समझा सकती हो तो समझा ले, मेरे तो बस की नहीं है, और मुझे ना अब आदत सी हो गई है। तभी बहू के फोन पर मायके से फोन आता है। बेटी संगीता, कैसी हो? माँ प्रणाम, मैं ठीक हूँ। आप लोग कुशल मंगल? संगीता को तो लग रहा था कि ससुराल की हालत देखकर माँ अब कभी उसके घर नहीं आएगी, लेकिन बेटा वो राजस्थान वाली तेरी मामी है ना,
वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो तुझसे मिलने आना चाहते हैं। हम शाम तक तुम्हारे घर आ जाएंगे। बाकी सब ठीक है ना? तुम्हारी सास माँ माफ करे, लेकिन मामी तो बड़ी ही नखरीली है। मेरी सास को देखकर तो वो लोग बातें बनाएंगे ना। माँ मिलना है तो मैं ही आ जाती हूँ घर पर। लेकिन संगीता की माँ नहीं मानती और फिर शाम को सारा परिवार संगीता के घर पहुंच जाता है। इतने सारे लोग, मेला लगा है क्या? कौन है ये अजीब अजीब से लोग? ऐसा लग रहा है जैसे किसी रामलीला से भाग कर आए। अरे ये क्या? ये तो बहू की माँ है। हे भगवान, ये क्या बोली जा रही है? ये संगीता की सास है क्या? हाँ, वो क्या है ना, बहन जी ने पूरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का संभाला था पति के साथ मिलकर, तो थोड़ी जुबान थोड़ी। वैसे बहन जी, मैं संगीता की मामी हूँ, जोधपुर घराने से। आप लोगों के घराने के बारे में बताया नहीं कुछ। संगीता समझ जाती है कि मामी सास से मजे लेने के मूड में है, तो वो जोर से चिल्लाती है। संगीता, क्या हो गया बेटा? माँ, चूहा, मेरे पैर के पास चूहा। अरे किस चूहे की हिम्मत हो गई जो मेरी बहू के पैर पर चढ़े? अब भी सबक सिखाती हूँ। संगीता की सास की बात सुनकर सारे मेहमान मुंह दबा दबा कर हंसने लगते हैं। संगीता को ये देखकर थोड़ी शर्म आती है। वो सास पर गुस्सा हो जाती है। क्या है माँ जी, न भाषा पर पकड़ है ना ही जुबान पर। सोचती भी है आप जो बोलती है उसका मतलब क्या होता है। जो मर्जी गाली दिए जा रही हैं। अरे कैसे खानदान की हैं आप? मैंने तो गलती ही कर ली शादी करके। संगीता ये बोलकर खड़ी रहती है, लेकिन सास, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, आज तक जिस घर में वो रानी की तरह रह रही थी, वो शांत हो जाती है। वो खुद की बेइज्जती समझकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो क्या है ना, मेरी कंपनी से फ़ोन आ रहा है। बेटा संगीता, घर वालों को खिलाओ उनका मनपसंद खाना। हाँ, मैं ज़रा आता हूँ। ससुर भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक, वो क्या है ना, पापा के पास आज काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं ज़रा उनकी मदद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। कैसे लोग हैं, कोई आया है कुछ कदर ही नहीं है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं? संगीता का गुस्सा देखकर तो मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे संगीता, ये पसंद तो तुम्हारी थी, तुम सब जानती थी, फिर अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वो कर भी क्या रही थी? तुमको काटने के लिए जो चूहा आया उसी को तो मार रही थी। जो भाषा उनकी है वो तो रहेगी, लेकिन जो प्यार और स्नेह उनका तुम्हारे लिए दिखा, वो किसी भी सास का बहू के लिए कम ही देखा जाता है। संगीता को माता पिता की बात से खुद की गलती का एहसास होता है। वो सास के पास जाती है और सासू माँ माफ नहीं करेंगी? सास संगीता के मुंह से गालियां सुनकर हंसने लगती है। गालियां मत दिया कर बहू, तू कौन सा मेरे जैसे खानदान से है? तू तो मैं तो आपकी ही बेटी हूँ माँ जी। चलिए, और मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं ना, शरीर अगर दुकान है तो जबान उसका सामान है ना, तो जैसा सामान होगा दुकान वैसी ही चलेगी। बहू, अरे आ बहू, जरा कुछ अच्छा बना दे आज खाने में। मैं क्यों बना दूं? अरे सारा दिन बैठकर खाती रहती हैं, मैं भी तो इंसान हूँ। सारे घर का काम करके अब जाकर बैठी हूँ। सारा दिन जानवर की तरह चरती रहती है ये। तभी वहां महिमा का पति आ जाता है। क्या कहा? माँ को जानवर बोल रही हो? जानवर लग रही है तुम्हें मेरी माँ? कहाँ से? मेरे जीजा जी को देखा है, घर का सारा काम करते हैं। उनकी माँ ने सब सिखाया है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ चरना सिखाया है, चरना। तो जानवर ही बोलूंगी ना। महिमा की जबान काफी गंदी होती है। वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं सोचती। वो हर किसी से बदतमीजी से बात करती, जिसके कारण लोग उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन पड़ोसन, बहन जी जरा आधा ग्लास दूध दे दो, वो कोई मेहमान आ गए हैं, घर पर दूध खत्म है, चाय बनानी है। सास ग्लास लेकर अंदर जाकर जैसे ही पड़ोसन को दूध देती है, बहू वो ग्लास छीन लेती है। पूछा मुझसे? हाँ पूछा? मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि घर से सामान उठा उठाकर इन भिखारियों को दे रही है?
अरे हमने क्या भैंस पाली है जो इन लोगों को दूध बांटते फिरे? इनके घर से कभी खाली कटोरी नहीं आई, यहाँ से दूध की नदियाँ बह रही है। हे भगवान, कैसी है ये? अरे आस पड़ोस में तो दुनिया एक दूसरे की मदद करती है और जरा से दूध के लिए इसकी ऐसी भाषा। बहन जी माफ करे, हमें नहीं चाहिए आप लोगों के घर का कोई भी सामान। पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सास का पारा हाई हो जाता है और अब बारी होती है घर में लड़ाई की। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे जिस घर में आए आती थी, आस पड़ोस के लोगों के लिए दो बोल सम्मान के नहीं बोल जाते हैं। निकल, अभी निकल। ये मत सोच बुढ़िया कि तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। तू अपने इशारों पर मुझे नहीं नचा सकती। तभी बेटा आ जाता है। देखो महिमा, अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है, इतना तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या घर से निकालोगे? निकालो, निकालो ना। मैं तो बोल रही हूँ, मैं ही पुलिस को बुलाती हूँ। आज हिसाब करके खत्म ही कर देती हूँ तुम लोगों का। अरे कैसी बात कर रही हो महिमा? ये क्या बोल रही हो? इस घर में कभी पुलिस नहीं आई। अरे नहीं आई तो अब आएगी, देखते जाओ। महिमा सच में पुलिस को फोन कर देती है। तभी एक धाकड़ सी लेडी पुलिस आ जाती है, हाथ में डंडा लेकर, और जोर से बोलती है, हाँ भाई, क्यों घर की बहू को परेशान कर रखा है? अरे ना ना, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है। अब आई ना लाइन पर। बहुत चकर चकर कर रही थी ना तू बढ़िया। अब पुलिस देकर क्यों तेरी नानी याद आ गई? अभी डंडा मारकर बाहर करती हूँ सबको। ये कहकर बहू सास का हाथ पकड़ ही रही होती है कि पुलिस वाली बहू को धक्का दे देती है। और बुढ़िया औरतों के साथ ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार, गलती तो अब मुझे तेरी ही दिख रही है। चल थाने, पुलिस वालों को परेशान करती है। औरत है तो क्या मासूम लोगों को परेशान करेगी? नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। महिमा मेरी पत्नी है। हाँ, बोलने में ही तेज है, लेकिन है तो हमारे घर की बहू। हम लोगों को साथ रहना है, कड़वाहट नहीं लाना चाहते हम। देखो, ऐसा ससुराल होना मुश्किल है। यहाँ बात बात पर लोग घर की बहुओं को निकालने का मौका देखते हैं, और यहाँ मैं खुद तुझे थाने ले जा रही हूँ तो ये शरीफ लोग मना कर रहे हैं। अब इन लोगों को तूने परेशान किया ना, तो फिर मैं तुझे जेल में ही डालूंगी, समझी? और हाँ आंटी जी, ये परेशान करे तो बता देना, बाकी मैं आती जाती रहूंगी। नमस्ते जी। पुलिस वाली वहां से चली जाती है। उसके बाद पता नहीं कैसी किस्मत फूटी है मेरी। महिमा भी कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में महिमा की माँ घर आती है। बहन जी कहाँ है आप? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। कह रहा था खाना खाती हूँ, दवाई का खर्चा, ये सब वो नहीं उठा सकता। बहू, अरे महिमा बहू, देख तो तेरी माँ आई है। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी सास है ये, माँ जैसी होती है सास। हाँ, तो ये बात इनको भी तो समझानी चाहिए थी ना अपनी बेटी को। अब भुगत रही है। पता है, आपकी बेटी ने पुलिस बुलाई थी हमें जेल भेजने के लिए। तभी वहां महिमा आ जाती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है? क्या हो रहा है ये बेटी? क्या क्या? अच्छा, आग लगा दी इन माँ बेटे ने। इन लोगों का ना कोई गुजारा नहीं है। वैसे हुआ क्या है ये भी बता दो। अरे तेरे कर्म की सजा मुझे मिल रही है। तेरी भाभी ने घर से निकाल दिया है। महिमा का गुस्सा हाई हो जाता है। वो भाई और भाभी को फोन पर बात करती है। मेरी माँ को घर से निकाल दिया, शर्म करो। अरे मैं अभी आ रही हूँ डंडा लेकर, निकाल दूंगी घर से बाहर एक एक को। अच्छा, रुको, तुम क्यों आओगी? हम ही आ जाते हैं तुम्हारे घर, वहीं बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर में भाई भाभी भी महिमा के घर आ जाते हैं। क्या बात है? क्यों मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? क्योंकि हम लोगों के पास फालतू पैसा नहीं है, नहीं रख सकते तुम्हारी माँ को। बुढ़िया सारा दिन खाती रहती है, सारा दिन ऑर्डर देती रहती है। और नहीं तो क्या, जानवर हो गई है, सारा दिन चरती रहती है। भैया, शर्म आनी चाहिए, माँ है वो, उन्हें जानवर कह रहे हो? अरे माँ का होना कितने भाग्य की बात होती है जानते हो? कम से कम तुम अपनी माँ के पास हो। मेरी सोचो, मैं माँ को कितना मिस करती हूँ। महिमा की सास उसके मुंह से इतने मीठे बोल सुनकर खांसने लगती है। आंटी, पानी पी लीजिए ना, खांसी लगी है ना।
अरे आंटी की फिक्र छोड़ो, उनके लिए मैं हूँ। और मेरी माँ को देख, पागल कहीं की। अरे कैसी बात कर रही है महिमा, वो मेरी बीवी है। बीवी? अरे गरीब घर की थी, हम लोगों ने शादी करके अच्छी जिंदगी दी, वरना पड़ी रहती झोपड़पट्टी में। अरे महिमा कैसी भाषा बोल रही है, कुछ भी बोली जा रही है। अरे रहने दो, इसकी जुबान बचपन से ही ऐसी है। तब इसे नहीं संभाल पा रहे थे, अब क्या सुधरेगी। आज के बाद हम लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं है। माँ चल, मैं रखूंगा तुझे, ये तो तुझे बोल बोल कर मार देगी। महिमा को एहसास होता है कि जो भाई उसे बचपन से संभाल रहा था वो उससे रिश्ता तोड़ रहा है, सिर्फ उसकी गंदी जुबान के कारण। भाई मुझे माफ कर दे। देख, तेरा सगा भाई तेरी जुबान को सह नहीं पाया, तो ये लोग तो पराये ही हैं। इन लोगों ने तो तेरी तमाम गलती के बाद भी तुझे अपने साथ रखा। बेटा, ससुराल में तो बहुत कुछ सहना होता है, लेकिन तूने तो खैर। मेरा बेटा मुझे लेकर जा रहा है और मैं जा रही हूँ। तू भी साथ चलना चाहे तो चल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे लोग तेरे कारण परेशान रहे। माँ चली जाती है, लेकिन महिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। महिमा सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी,